यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि जब हम दवाई की सेफ्टी की बात करते हैं खासतौर पर प्रेगनेंसी में, तो हमारे पास एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरीज ने कुछ कैटेगरीज दी हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि दवाई कितनी सेफ़ है। तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? कैटेगरी ए है, बी है, सी और डी और एक्स कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी ए में वो दवाइयाँ आएंगी जिन पर रिसर्च हुई और 100% सेफ साबित हुई प्रेगनेंसी में। कैटेगरी बी में दवाइयाँ वो आएंगी एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए, ठीक है। वो भी सेफ़ है, महफूज है, लेकिन हमने उनको कैटेगरी ए में नहीं रखा। कैटेगरी ए बिल्कुल हमारे पास 100% बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। कैटेगरी बी में हमारे पास आती है हमारे पास रेगुलर इंसुलिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो, ये सारी कैटेगरी बी में आती है, यानी कि सेफ़ है, महफूज है, लेकिन कैटेगरी ए में नहीं रख सकते, ठीक है। फिर हमारे पास कैटेगरी सी में वो दवाइयाँ आती हैं जिन पे बेसिकली एहतियात ज़रूरी है, यानी कि उनमें बोल सकते हैं हम दे सकते हैं, लेकिन उनमें एहतियात है, ठीक है। ग्लूटाथीन जो इंसुलिन है हमारे पास वो इसी कैटेगरी सी में आती है, क्योंकि इस पर रिसर्च जो है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, रिसर्च की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। यानी कि कम रिसर्च हुई है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में रखी जाने वाली दवाई के मुकाबले में, ठीक है। कैटेगरी डी में वो दवाइयाँ आएंगी जो कि बेसिकली बहुत ही सख्त मना है, ठीक है, फॉरबिडन है, यानी कि उनका जो रिस्क है प्रूव हो चुका है। जब उन पर रिसर्च की गई तो बहुत सारी खतरनाक बेसिकली रिएक्शन देखे गए, ठीक है। तो कैटेगरी डी में वो दवाइयाँ आएंगी जो कि सख्त मना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इनको मजबूरी की हालत में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी एक्स में अब ये वो दवाइयाँ हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं दे सकते, यानी कि बिल्कुल फॉरबिडन है, ठीक है। कैटेगरी हम डी में फिर भी मजबूरी, जब सख्त मजबूरी हो, कोई और ऑप्शन ना हो, तो कैटेगरी डी को भी हम इससे काम चलाते हैं, लेकिन कैटेगरी एक्स बिल्कुल सख्त मना है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वुमेन है, ठीक है, और उसको प्रेगनेंसी में क्या है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पास ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी अगर इसका इलाज ना किया जाए, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये रिस्क ले लें कैटेगरी बी वाली और कैटेगरी सी वाली जो दवाइयाँ थी हमारे पास इंसुलिन की, उनको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वो बेहतर है, कहीं बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ एट द एंड दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, ठीक है। फिर आगे चलते हमारे पास लिखा हुआ है, because of their rapid onset and short duration of action, the Lispro, Aspart, and Glulicin formed as classified as rapid-acting insulin. These agents offer more flexible treatment regimes and may lower the risk of hypoglycemia. इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, हमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ऑनसेट भी क्या है, हमारे पास रैपिड है। ऑनसेट मतलब कहते हैं कि बॉडी में जाने के बाद कितनी देर बाद काम करना शुरू करेंगी, तो तकरीबन 15 मिनट पहले आप इनको ये 15 मिनट के बाद काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और इस तरीके से इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, शॉर्ट है, यानी कि बॉडी में बहुत ही कम देर के लिए रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेसिकली 3-4 घंटे बस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगी, यानी कि 3-4 घंटे बाद ये बॉडी से निकल जाएंगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो हमारे पास ये बात लिखी हुई है कि एस्पार्ट और लिस्प्रो, हमारे पास ग्लूलिसिन वगैरह हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा एस्पार्ट, लिस्प्रो और ग्लूलिसिन, ये 3 दवाइयाँ हमारे पास किसके अंदर आती हैं, रैपिड ऑनसेट के अंदर आती हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ही कम है। क्यों है? क्योंकि आपने खाने से 15 मिनट पहले ली, जब खाना हमारे पास हमारे उसमें आएगा, हमारे खून में, तो ये भी अपना काम करना शुरू कर चुकी होंगी, और जब जितनी देर में खाना हजम होगा उतनी देर में यह काम करेंगी और अपनी बॉडी से निकल जाएंगी, यानी कि 3-4 घंटे बाद जो रिस्क होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का, जितनी खून में पड़ी हुई शुगर नॉर्मल अमाउंट की होती है उसको भी सेल्स के अंदर भेज देते हैं, तो इसमें ये रिस्क नहीं होता रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में। Insulin Lispro differs from regular insulin in that lysine and proline at position 28-29 in the B chain are reversed. नेचुरली क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन की 2 चेन होती हैं, एक चेन ए और एक चेन बी, ठीक है। ये चेन ए है हमारे पास और ये चेन बी है, ठीक है। तो अगर हम नेचुरली देखें, यानी कुदरती देखें इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो कुदरत ने बनाया है, तो चेन बी की हमारे पास 28 पे कौन सा अमाइनो एसिड है, वो है हमारे पास प्रोलीन, ठीक है। और चेन बी के 29 पे कौन सा अमाइनो एसिड है, वो है हमारे पास लाइसिन, ठीक है। तो यानी कि प्रोलीन और लाइसिन कहाँ है, प्रोलीन 28 पे और लाइसिन 29 पे। हमने देखा था कि इंसुलिन के हेक्सामर, यानी कि 6 हमारे पास इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक शक्ल बनाते हैं और बेसिकली 2 जिंक के आयन अंदर होते हैं। तो इन हेक्सामर को कौन फराहम कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग, वो ये चीज़ होती है कि एक प्रोलीन और एक लाइसिन बिल्कुल सीक्वेंस में, यानी कि 28 पे प्रोलीन है और 29 पे लाइसिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, स्ट्रांगली मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया, डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फ्लिप कर दिया गया, यानी कि 28 पर अब कौन है, लाइसिन है, 29 पर कौन है, प्रोलीन है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया, फ्लिप हो गया। जहाँ 28 पे ये माइनस था वो 29 पे चला गया, जो 29 पे था वो 28 पे चला गया, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग इनका बॉन्ड था वो भी स्ट्रॉन्ग
बॉन्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहले वाला, ठीक है। तो अब थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई, तो इससे क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हम इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे, ठीक है, तो फ़ौरन से क्या हो जाएगा, फ़ौरन से ये डायमर थे, ठीक है, हेक्सामर थे, तो ये क्या होंगे हमारे पास, फ़ौरन से डायमर, फिर फ़ौरन से मोनोमर, यानी कि फ़ौरन से 15 मिनट में क्या हो जाएंगे, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही मोनोमर आखिर खून में जाके क्या करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम जब बात करते हैं, हमारे बीटा सेल से जब निकलते हैं इंसुलिन, बीटा सेल से ये बीटा, हमारे पास बीटा साइन है पेनक्रियास में, और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, इंसुलिन निकल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो शक्ल होती है इस तरीके से ही होती है, यानी कि 28 पर प्रोटीन, 29 पर लाइसिन, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फ्राहम करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्राहम करता है। जब जैसे ही खून में आता है, खून में बेसिकली प्रेशर से एक प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसी प्रेशर के यूज़ से क्या हो जाते हैं, ये लोग बेसिकली फ़ौरन से फ़ौरन क्या हो जाते हैं, फ़ौरन मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फ़ौरन से काम करना शुरू कर देंगे, नेचुरली ये हो रहा है। लेकिन हम जब इसको इंजेक्शन के थ्रू इस्तेमाल करें, तो इंजेक्शन में सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर खून का फ्लो इतना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको तकरीबन, अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर रखें, तकरीबन 30 या 40 मिनट लग जाएंगे इनको अलग होते हुए, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, तो इसको स्ट्रक्चर को क्या किया गया, थोड़ा चेंज किया गया। यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है कि हमारे पास कि दिस रिजल्ट इन मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देन इज सीन विद रेगुलर इंसुलिन, यानी कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ रेगुलर इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की भी हम बात करते हैं। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन, इसको रेगुलर इंसुलिन का एक और नाम है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। रैपिड एक्टिंग जो होती है बहुत जल्दी काम शुरू करती है, 15 मिनट में काम शुरू करती है, जबकि ये तकरीबन इसको 30 to 45 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और ये बॉडी से जल्दी निकलती है, तकरीबन 3 या 4 घंटे में निकल जाएगी, तकरीबन इसको 5 या 6 घंटे लग जाएंगे बॉडी से निकलते हुए, यानी कि दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि हमारे पास कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को रेगुलर इंसुलिन से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमारे पास रैपिड एक्टिंग क्या करती है, बहुत जल्दी काम करती है एज कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट इंसुलिन। Consequently, insulin lispro act more rapidly. Peak level of insulin lispro are seen at 30 to 90 minutes after injection as compared with 50 to 120 minutes for regular insulin. नतीजा ये निकलता है हमारे पास कि जो इंसुलिन लिस्प्रो, जो कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंडर आती है, वो क्या करेगी, बहुत जल्दी काम करेगी एज़ कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि हमारे पास पीक लेवल ऑफ इंसुलिन, पीक लेवल का मतलब कहते हैं, पीक लेवल का मतलब होता है वो लेवल, यानी कि वो वक्त जब खून में दवाई की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सी दवाई की बात करें, हम इंसुलिन की बात करें, यानी कि कौन सा टाइम होगा, कितना टाइम गुजर जाएगा, आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, ये हमारे पास पर्सन है, ठीक है, इसकी बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो कितने टाइम बाद जो दवाई होगी, जो इंसुलिन होगी, वो अपने यानी कि हाई लेवल पर होगी, मैक्सिमम अपना इफेक्ट दिखा रही होगी, तो वो कौन सा होगा, अगर हम बात करें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, यानी कि लिस्प्रो की बात करें, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंडर आती है लिस्प्रो, ठीक है। तो लिस्प्रो की बात करें, तकरीबन इसका पीक टाइम जो होगा 30 to 90 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट या फिर आता है 90 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यानी कि इस टाइम में क्या होगी, अपने बहुत ही मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें रेगुलर इंसुलिन में जो दवाइयाँ आती हैं, इंसुलिन आती हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करें, तो तकरीबन वो 50 मिनट बाद या फिर 120 मिनट्स बाद क्या होगा, उनका जो इफेक्ट होगा मैक्सिमम होगा, खून में मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं और आपने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में ले लिया और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन फ़ौरन लगा दी, यानी कि खाना जैसे कि फर्स्ट हम बाइट ले रहे हैं, ठीक है, और साथ में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट कर दी, तो दोनों बेसिकली से मसला नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं, पूरा आपका निवाला जा रहा है, एट द एंड इंटेस्टाइन से खून में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वक्त लगता है, ठीक है। तो अगर 30 मिनट के बाद ये प्रोसेस पूरा तकरीबन यानी कि स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब इसमें खून में जा रही है, आपकी ग्लूकोज जो है, जो खाना हजम होकर खून में जाना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वो ये वही वक्त है 30 मिनट्स, यानी कि वही वक्त है जब हमारे पास ये दवाई जो होगी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अपने काम करने की मैक्सिमम इफेक्ट पर होगी, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रांडियल जो ग्लूकोज इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन में रिस्क होता है कि आपने इसको बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है, अब बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, आपने खाना खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसको खाना खाने के वैसे भी 30 to 45 मिनट पहले लेते हैं, ठीक है, 30 to 45 पहले ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, इसके बाद आपके इंटेस्टाइन से खाना जो है वो खून में जाना शुरू हो चुका है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है मैक्सिमम इफेक्ट अभी तक नहीं आया, यानी कि अभी टाइम नहीं आया, अभी देर है या फिर टाइम गुजर चुका है, तो वो फ़ायदा नहीं हुआ। रेगुलर इंसुलिन में क्या होता है, बहुत रिस्क होता है हाइपर ग्लाइसीमिक, यानी कि खून में शुगर बहुत हाई हो जाती है और इसका इफेक्ट शुरू हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका, तो वो बिल्कुल बेसिकली हम बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ये इतनी वो नहीं है। आगे लिखा हुआ है इंसुलिन एस्पार्ट एंड इंसुलिन ग्लूलिसिन है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ इंसुलिन लिस्प्रो। अभी हम बात कर रहे थे इंसुलिन लिस्प्रो की, ठीक है। तो इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन दोनों भी किसके अंडर आ रही हैं, दोनों भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंडर ही आती हैं।
तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो इंसुलिन एस्पार्ट को देखें या फिर इंसुलिन ग्लोलिसिन को देखें, दोनों ही हमारे पास बिल्कुल इंसुलिन लिस्प्रो की तरह ही इनका क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है और फार्माकोडायनेमिक है, ठीक है। यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही सेम है यानी कि अगर उसको कंपेयर किया जाए इंसुलिन लिस्प्रो के साथ, ठीक है। अब सवाल ये पता होता है कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंसुलिन, कोई भी इंसुलिन, ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट की गई, तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ये होंगी कि जिस्म ने उस दवाई के साथ क्या सलूक किया, यानी कि जिस्म ने उस दवाई के साथ क्या बिहेव किया, वो दवाई किस तरीके से एब्जॉर्ब हुई खून में, वो दवाई किस तरीके से खून में डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो दवाई किस तरीके से मेटाबॉलाइज हुई यानी कि टूटी, और वो दवाई किस तरीके से बॉडी से निकली, एक्सक्रीशन हुई, ठीक है। तो जिसम ने दवाई के साथ किस तरीके से सलूक किया, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है हमारे पास, कि दवाई ने बॉडी में जाकर किस तरीके से बिहेव किया, ठीक है। अब दवाई ने क्या सलूक किया बॉडी के साथ, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि दवाई बॉडी में गई, वो जाके किस रिसेप्टर पे अटैच्ड हुई, ठीक है, उसने कौन सा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, दवाई जब बॉडी में गई उसने कौन सा एडवर्स इफेक्ट दिखाए, कौन सा साइड इफेक्ट दिखाए। तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन तीनों की सेम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर एडमिनिस्टर्ड टू मिमिक द prandial mealtime release of insulin and they are usually not used alone but with a longer acting insulin to ensure proper glucose control। अच्छा, यहाँ पर लिखा है हमारे पास कि मिमिक द प्रांडियल मील टाइम रिलीज ऑफ इंसुलिन, क्या मतलब है, यानी कि देखिए हमारे पास ये पेनक्रियास और बीटा सेल, इसमें से दो तरह की इंसुलिन निकल रही होती है हर वक्त, ठीक है। यानी कि हर वक्त तो नहीं, बेसिकली वक्त के हिसाब से, ठीक है। दो तरह की इंसुलिन निकल रही होती है, एक होती है बेसल इंसुलिन, एक होती है मील टाइम इंसुलिन, जिसको हम कहते हैं प्रांडियल इंसुलिन, ठीक है। मील टाइम इंसुलिन और प्रांडियल इंसुलिन दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है, बेसल इंसुलिन 24 घंटे हल्की फुल्की निकलती रहती है, लेकिन जब आपने खाना खाया, खाने के फौरन बाद जो इंसुलिन निकलती है वो होती है मील टाइम प्रांडियल इंसुलिन, यानी कि इसमें क्या होती है, बहुत ही हाई स्पाइक, यानी कि ज़्यादा अमाउंट निकलती है इंसुलिन की, ताकि जो खून में शुगर हाई हो रही है खाने की वजह से उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके कार को क्या किया गया है, मेक यानी कि नकल किया गया है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हम क्या करते हैं, बाय इंजेक्शन, यानी कि बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या करते हैं, इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंसुलिन जो हमारे बेसिकली नेचुरल तरीका कार है, वो डायरेक्ट खून में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर यही फ़र्क लिखा हुआ है और यही बात लिखी हुई है कि बिल्कुल मिमिक करके बनाया गया इसको, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें दो तरह की इंसुलिन रेगुलरली लेनी पड़ती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो कि खाना खाने की फ़ौरन बाद की शुगर कंट्रोल करेगी, और एक हमें लेनी पड़ती है बेसल इंसुलिन, यानी कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उनको लेना पड़ेगा, लाजमी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे वाली हल्की फुल्की इंसुलिन को कवर करने के लिए वो क्या होंगी, वो इंपॉर्टेंट है। जो 24 घंटे हल्की फुल्की इंसुलिन निकल रही है नेचुरली, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए बेसल इंसुलिन यानी कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का यूज़ करना पड़ेगा। Like regular insulin, they are administered subcutaneously. Insulin Lispro is usually administered 15 minutes prior to a meal or immediately following a meal, whereas glulisin can be taken either 15 minutes before a meal or within 20 minutes after starting a meal। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक रेगुलर इंसुलिन, लाइक का मतलब क्या है, इनके बिल्कुल सेम, जो काम आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ कर रहे हैं वही काम सेम यहाँ पर होगा रेगुलर इंसुलिन के साथ, ठीक है। अगर कोई पर्सन रेगुलर इंसुलिन को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो रेगुलर इंसुलिन भी क्या करती है, एट द एंड खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू रैपिड एक्टिंग इंसुलिन द फास्ट है, लेकिन बहरहाल वो भी क्या है हमारे पास खाने के बाद की, यानी कि पोस्ट प्रांडियल शुगर जिसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। तो अगर कोई पर्सन रेगुलर इंसुलिन यूज़ करे तो उसको भी कौन सी इंसुलिन लेनी पड़ेगी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। यानी कि दो तरह की इंसुलिन यूज़ करा होगा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन क्यों यूज़ करेगा, ताकि वो आपकी बेसल इंसुलिन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जो हल्की फुल्की 24 घंटे इंसुलिन निकलती रहती है, तो उस इंसुलिन की नकल करते हुए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बनाई गई, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर ये जो बात लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि इंसुलिन लिस्प्रो हमारे पास जो कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है, इसको बॉडी में इंजेक्ट किया, बॉडी में तकरीबन खाना खाने से 15 मिनट पहले इंजेक्ट करेंगे या फिर खाना स्टार्ट कर दिया फ़ौरन से, यानी कि फर्स्ट बाइट ले रहे हैं, ठीक है, साथ में इसको भी क्या करते हैं बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो सही टाइम पर क्या हो जाएगा, ये खून में हाई लेवल पर होगी और आपकी जो खून की ग्लूकोज है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें इसको ग्लोलिसिन का, तो ग्लोलिसिन भी हमारे पास क्या है, ये भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, बेसिकली हमारे पास जो इंसुलिन लिस्प्रो है ये फर्स्ट हमारे पास यानी कि दुनिया की जो पहली रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थी ये बनाई गई थी तकरीबन 1996 ईयर में बनाई गई थी, ठीक है। ये जो ग्लोलिसिन हमारे पास है ये बनाई गई थी 2004 में बनाई गई थी, बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। यानी कि मजीद रिसर्च की गई इस पे, इस लिस्प्रो पे, और थोड़ा सा इस को चेंज करके क्या बनाया गया, ग्लोलिसिन बनाया गया, ठीक है। अब इसको अगर आप खाना शुरू करने से 15 मिनट पहले ले लें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि फ़ौरन से काम करना शुरू कर देगी। अब पहले वाला लिया तभी शुरू कर तभी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप खाना स्टार्ट कर दिया है और भूल गए आप, ठीक है, तो तकरीबन खाना खाने के 20 मिनट हैं आपके पास, यानी कि खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और 20 मिनट नहीं गुजरे अभी तक, ठीक है, आपको याद आ गया कि आपने इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट नहीं की, तो आप ग्लूलिसिन को
को बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये इतना फास्ट काम करेगी फ़ौरन से, यानी कि आपने खाना स्टार्ट कर चुके हैं, 20 मिनट होने वाले हैं, तो ये फ़ौरन से काम करना शुरू भी कर देगी। यानी कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन लिस्प्रो बहुत ही हाई है, बहुत ही तेज़ है। लेकिन बहरहाल दोनों ही रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आती हैं। Insulin aspart should be administered just prior to the meal or up to 15 minutes following the meal. All the rapid-acting formulations are suitable for IV administration, although regular insulin is most commonly used when the IV route is needed. इसके बाद लिखा हुआ है कि इंसुलिन एस्पार्ट जो है हमारे पास, इंसुलिन एस्पार्ट ये कब इन्वेंट हुई थी? 2000 में, ठीक है। इंसुलिन लिस्पेरो कब हुई थी हमारे पास? वो हुई थी 1996 में, जो कि फर्स्ट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थी, ठीक है। और इंसुलिन ग्लूलिसिन कब हुई थी? 2004 में। यानी कि सबसे बेस्ट कौन सी होगी? सबसे जो रिसेंट बनाएगी वो इंसुलिन ग्लूलिसिन है, ठीक है। इसका जो रैपिड ऑनसेट एक्शन है बहुत ही फास्ट है, यानी कि खाना खाने के 20 मिनट बाद आप भूल गए थे, 20 मिनट के अंदर याद आया, आपने लगा लिया तो भी काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहली लिस्पेरो थी, ठीक है, वो तो इतनी नहीं होगी एडवांस, लेकिन इंसुलिन एस्पार्ट जो बीच में आ रही है, ठीक है। अब इसका जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी यही है कि सेम कि 15 मिनट पहले आप क्या कर दें, खाने से लगा लें, ठीक है। 15 मिनट पहले लगा लें, या फिर आपने फर्स्ट बाइट लिया तब लगा लें, या फिर आपने भूल गए थे, ठीक है, और 15 मिनट के अंदर याद आ गया, 15 मिनट नहीं गुजरे पूरे, ठीक है, आपको याद आ गया, फॉरन बॉडी में चेक कर दे, तब भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर 20-25 मिनट गुजर गए, और इंसुलिन एस्पार्ट की बात करें हम, ठीक है, 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है, आपको याद आया, फिर आपने इंसुलिन एस्पार्ट बॉडी में चेक किया, तब भी आपकी शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन उस वक्त जो शुगर होगी वो ऑलरेडी अपने हाई स्पाइक पर जा चुकी है, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन हो चुकी होगी खून में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ऑल ऑफ द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन फॉर्मुलेशन, यानी कि जितनी भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, 3 किस्म की रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, एस्पार्ट, लिस्प्रो, ग्लोलिसिन, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, हम आईवी के जरिए दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चॉइस नहीं है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी कि डेली उसमें लाइफ में आप बाय आईवी दें फिर बाय सबक्यूटेनियस दें, यानी कि प्रेफर सबक्यूटेनियस ही होती है, ठीक है। तो यानी कि आईवी का जो रूट है बेसिकली इस रैपिड एक्टिंग में वो बाय इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी वाली कंडीशन में बताया जा रहा है कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो चुका है, यानी कि खून में तेजाबी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होती है इसको बाय आईवी के जरिए दे सकते हैं। यानी कि उस वक्त तो सबक्यूटेनियस में भी 15 मिनट लग रहे हैं तकरीबन ना, तो उस वक्त इतना इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि खून तेजाबी कंडीशन में हो चुका है, ठीक है। तो इसको बाय आईवी दे देंगे। आईवी के जरिए क्या होगा, फौरन से काम करना शुरू कर देगी, 15 मिनट के दौरान ये भी क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, फौरन से काम करना शुरू कर देगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट खून में जा रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें रेगुलर इंसुलिन को, ठीक है, तो हमारे पास रेगुलर इंसुलिन भी क्या है, इसको भी हम इमरजेंसी कंडीशन में इसको आईवी के जरिए दे सकते हैं जब खून में तेजाबी कंडीशन हो, ठीक है। लेकिन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में से कौन सी बेस्ट है, बेसिकली हमारे पास जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है एज कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन, ये क्या है, थोड़ी सी सस्ती है, ठीक है, ये थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में बहरहाल इसी को ही प्रीफर किया जाता है रेगुलर इंसुलिन को, क्योंकि क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कम थोड़े से इस पर खर्चा आता है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन था वो क्या था, 30 मिनट्स से 45 मिनट लग रहे थे, ठीक है, इसको काम शुरू करने में। लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट खून में देंगे, कंडीशन कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है, डायरेक्ट खून में देंगे तो क्या होगा, ये फौरन से काम करना शुरू कर देगी रैपिड एक्टिंग की तरह, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट खून में जा रही होगी। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि बेसिकली अगर खून में तेजाबी कंडीशन हो, ठीक है, और आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को इस्तेमाल कर लें एज कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन, तो आपका जो खून में तेजाबी कंडीशन है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन की कंपेरिजन में। लेकिन ये फ़र्क जो है बहुत ही कम फ़र्क है, यानी कि सेकेंड्स का ये बहुत ही कम फ़र्क है, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली नज़र भी नहीं आ सकते, यानी कि बहुत ही कम फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही खून में जा रही हैं, दोनों काम करना जल्दी स्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है थोड़ा सा सेकंड्स का फ़र्क होगा कि जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, लिस्प्रो हो गया, एस्पार्ट, ग्लोलिसिन वगैरह हो गया, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है, यानी कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हम बाय जो इंसुलिन के एक्सटर्नल पंप्स होते हैं उनके ज़रिए बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पंप क्या होते हैं, बेसिकली छोटी सी डिवाइस होती है जो कि बॉडी में हम उसको पाइप निकल रहा होता है और पाइप सबक्यूटेनियस लेयर में होता है, और यहाँ से हल्के हल्के हमारे पास इस पंप को डिज़ाइन किया जाता है कि ये हल्की हल्की क्या करे, इंसुलिन को बॉडी में रिलीज़ करे, ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर में, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट खून में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ वही इंसुलिन जो कि क्लियर सॉल्यूशन है, जिनमें कोई क्रिस्टल नहीं है, वही हम क्या कर सकते हैं, इस पंप के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सवाल ये आता है कि रेगुलर इंसुलिन भी क्या है, क्लियर सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्यों नहीं यूज़ करें। रेगुलर इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमें जो एक्सटर्नल पंप है बिल्कुल बेसिकली हम बोल सकते हैं एक तरीके का कॉपी करना है, कि जो हमारा रियल मैकेनिज्म हो रहा है उसी को कॉपी करना है, ठीक है। तो हमारे पास इंसुलिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, जिनके अंदर 3 ड्रग आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर इंसुलिन फास्ट है, यानी कि ये 15 मिनट में काम करना शुरू कर देगी, जबकि जो रेगुलर इंसुलिन 30 मिनट लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो इतना टाइम वेट नहीं करना हम जो पंप आते हैं, पंप में कौन सी इंसुलिन होती है, वो ज़्यादातर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ही होती है, क्योंकि जल्दी काम शुरू रहता है इससे, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो ये पंप होते हैं, ठीक है, इसमें
लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न ये है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात करें, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पम्प है हमारे पास, इसमें कौन से इंसुलिन है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। अब इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी हल्की सी भी डोज बॉडी में गई, फॉर एग्जाम्पल खून में ग्लूकोज नॉर्मल थी, ठीक है, तो उस ग्लूकोज को भी क्या कर देगा? सेल्स के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर लो होने का खतरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब खाना खाया, खाना के फ़ौरन खाना खाते ही या फिर खाने के 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, ठीक है, क्या करते हैं? आप बटन दबा दें, यहाँ से क्या हो जाएगा कि बोलस इंसुलिन यानी कि बहुत हाई अमाउंट इंसुलिन की निकलेगी और सबक्यूटेनियस लेयर से आपके खून में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट प्रांडियल जो शुगर होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और बेसल इंसुलिन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? इंसुलिन एक ही है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक है। आप बेसल इंसुलिन किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? 5-10 मिनट बाद, यानी कि इस पंप को इस तरीके से मॉनिटर प्रोग्राम किया जाता है कि 5-10 मिनट बाद क्या करती है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का हल्का सा कतरा क्या करती है? सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट करती है, फिर वहाँ से क्या होता है? ये बॉडी में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है? आपकी बेसल इंसुलिन कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं डालते, ठीक है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ही होती है जो कि दोनों तरह की इंसुलिन को, बेसल इंसुलिन और पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन, दोनों तरह की इंसुलिन को कंट्रोल करी होती है, कवर करी होती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के अंडर सिर्फ एक ही इंसुलिन आती है जो कि है न्यूट्रल प्रोटामीन हॉस्टोन एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको और क्लियर होगा। लिखा हुआ इज अ सस्पेंशन ऑफ क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन कंबाइंड एट न्यूट्रल पीएच विद द पॉजिटिवली चार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रोटामीन। नोट अनदर नेम फॉर दिस प्रिपरेशन इज इंसुलिन आइसोफिन। चीज़ों को आसान करके समझते हैं। देखिए हमारे पास पहली चीज़ तो यहाँ पर कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है इसका केमिकल फार्मूला, यानी कि इसके केमिकल फार्मूले को, केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या नाम रखा गया? एनपीएच, ठीक है। जबकि इसकी एक और पहचान ये भी बन रही है कि इसको हम इंसुलिन आइसोफेन भी बोल सकते हैं। आइसोफेन हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए हमने इंसुलिन लिया और हमने प्रोटामीन लिया, दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट में, प्रोटीन के फॉर्म में 5 मॉलिक्यूल लिए, इंसुलिन के 5 मॉलिक्यूल लिए, दोनों को इक्वल अमाउंट में लिया और फिर मिला दिया, यानी कि अब 10 हैं टोटल, लेकिन प्रॉपर तरीके से 5 इसके मिले हुए, ठीक है। तो इसको हमने कहा आइसोफेन, ठीक है। आइसोफेन बेसिकली उस हालत को कहते हैं हमारे पास न्यूट्रल पीएच पर, ठीक है। अब ये जो 10 बने बेसिकली ये 10 प्रॉपर तरीके से मिले हुए हैं, 5 इसके 5 उसके, ठीक है। तो ये न्यूट्रल पीएच यानी कि पीएच ना कि एसिडिक है ना ही बेसिक है, एक न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। न्यूट्रल पीएच पर हमारे पास इंसुलिन और प्रोटामीन इक्वल इक्वल अमाउंट में मिल गए, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा? आइसोफेन का, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब अगर आप देखें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की बोतल देखें, वियाल देखें, तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा कि जो हमारे पास ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनपीएच इंसुलिन का, बेसिकली इसके जो मॉलिक्यूल है वो हर तरफ जो क्रिस्टल्स हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो आपको हल्का हल्का क्लाउडी दिखाई देगा, इसकी अपेयरेंस कैसी होगी? क्लाउडी, यानी कि सस्पेंशन होगा। ये क्या है? सस्पेंशन है। अब ये इसकी अपेयरेंस क्लाउडी क्यों दिखाएगी और सस्पेंशन क्यों है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब इसकी वजह समझते हैं हमारे पास कि हमें क्लाउडी अपेयरेंस क्यों दिखाई दे रही है। देखिए हमारे पास जो ये हम बात करें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके आसपास क्या मिलाया जाता है? प्रोटामीन, ठीक है, जो कि हमारे पास मछली के स्पर्म में एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटामीन। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि प्रोटामीन प्रोटीन है एक, जो कि मछली के स्पर्म से मिला है, इसको और जिंक को मिलाया गया आपस में, फिर इन दोनों को बेसिकली क्या किया गया? जोड़ दिया गया इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? हमारे पास एक क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया? एक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। अब ये क्रिस्टल क्या होगा हमारे पास? अब इस तरीके के बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा? ये जो लिक्विड है बोतल में, इंटरमीडिएट इंसुलिन की बोतल में, ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे क्रिस्टल हैं, ठीक है, क्रिस्टल बने हुए और वो लिक्विड में घुले हुए नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन सा लिक्विड यूज़ होता है इंसुलिन में। देखिए हम बात करें इंसुलिन की तो बेसिकली ये लिक्विड जो है हम इसको क्या बोलेंगे? व्हीकल बोलते हैं, ठीक है, व्हीकल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि खाली खाली सिर्फ इंसुलिन के मॉलिक्यूल, बल्कि किसी लिक्विड में इनको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिक्विड क्यों यूज़ करें हम? इसकी बहुत सारी वजह है कि हमारे पास इस इंसुलिन ने फॉर एग्जाम्पल हमने इस्तेमाल करने, इसको एक शीशी है ना, इसमें काफ़ी सारे इंसुलिन है, तो हमने काफ़ी देर इसको इस्तेमाल करना है, ये इंसुलिन ख़राब ना हो, ठीक है। तो हम इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पानी, इसमें ज़्यादातर क्या होता है? स्टीराइल वाटर होता है। स्टीराइल वाटर मतलब यानी कि बिल्कुल साफ पानी, इसमें कोई जरासीम ना हो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड इसमें बॉडी में जाना है, ठीक है। तो स्टीराइल वाटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारे पास बफर्स होते हैं। बफर क्या होते हैं? बफर वो खास सॉल्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसका जो पीएच है वो 7 यानी कि न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रल पीएच को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली बफर में डालते हैं। बफर यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं फिनोल, हम डालते हैं एम की रिजोल, ठीक है। तो बफर कहलाते हैं, ये पीएच को बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो लिक्विड कई किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे? हमारे पास ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्रिस्टल है। अब जब बाहर से रोशनी इन पड़ती है, रोशनी पड़ी इन पे, तो ये क्रिस्टल क्रिस्टल पे टकराई, ठीक है,
और क्या हो गई, फैल गई, स्कैटर हो गई, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या जाता है, ये जो बेसिकली अपीयरेंस इसकी होती है क्लाउडी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसकी तीन चीज़ों को पता होना बहुत लाजमी है। एक है हमारे पास ऑनसेट, एक है हमारे पास पीक लेवल, और एक है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑनसेट का मतलब क्या होता है कि कितने वक्त बाद काम करना शुरू कर दिया, बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दिया, तकरीबन कितना टाइम लगेगा इसको काम शुरू करने में। तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, 1 से 2 घंटे, यानी कि रैपिड एक्टिंग और रेगुलर इंसुलिन जो होती है उसके कंपेरिजन में क्या है, थोड़ा स्लो काम करिए, 1 से 2 घंटे बाद काम करना शुरू करेगी, ठीक है। सेकंड चीज़ याद रखनी है आपने, पीक लेवल। पीक लेवल का मतलब होता है कि वो कौन सा टाइम होगा जिस वक्त ये क्या होगी, अपने हाई लेवल पर काम करेगी, यानी कि खून में ज़्यादा फैल चुकी होगी और काम सही तरीके से अच्छी तरीके से कर रही होगी। तो वो लेवल होता है तकरीबन 4 से 12 घंटे, यानी कि 4 घंटे बाद तकरीबन ये क्या होगा, ये अपने हाई लेवल पर होगी, ठीक है। अच्छा, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि कितने टाइम तक बॉडी में रहेगी, तो तकरीबन 12 से 18 घंटे बॉडी में रहेगी, उसके बाद बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस इंसुलिन को दिन में 2 बार तकरीबन लेना पड़ता है, कि एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। तो 12 12 24। अब एक और बात डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारे पास जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, हाथों में रोल करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की बोतल है, ठीक है, इसको हाथों में हल्का हल्का घुमाएंगे, ठीक है। इसको शेक नहीं करेंगे, जैसे हमने कहा ये क्लाउडी अपीयरेंस है, ठीक है, ये सस्पेंशन फॉर्म में, यानी कि इसके जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इनको मिक्स करना पड़ता है लगाने से पहले, ऐसे नहीं करेंगे आप शेक कर दें। जब शेक करेंगे तो शेक करने से क्या होगा, हमारे पास ये बोतल है, ठीक है, थोड़ी सी जगह क्या होता है, यहाँ पर हवा होती है, ठीक है, और यहाँ पर इतना हमारे पास जो इंसुलिन वगैरह है, इंटरमीडिएट इंसुलिन वो है, ठीक है। अगर आप शेक करेंगे तो होगा कि हमारे पास जो हवा होगी, हवा लिक्विड के अंदर फंस जाएगी, ठीक है। हवा के स्मॉल स्मॉल बेसिकली पॉकेट्स इस लिक्विड के अंदर फंस जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, आपने 10 यूनिट भरे, आपको 10 यूनिट लगाने थे, तो तकरीबन फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि 2 यूनिट सिर्फ हवा ही हो, ठीक है, आपको लग रहा है इंसुलिन है, नहीं, 2 यूनिट सिर्फ हवा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हवा होती है वो अंदर लिक्विड के अंदर फंस जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, यानी कि अगर देखें 2 यूनिट का फ़र्क आ गया, अब जब पर्सन लगाएगा, ठीक है, तो उसकी शुगर तो उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हाथों पर हल्का हल्का रोल करते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझा, हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें मट्टी भरी हुई है, ठीक है, और पानी है, थोड़ी सी मट्टी और पानी है, ठीक है। अब आपने रखा इसको, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मट्टी नीचे बैठ जाएगी, यानी सस्पेंशन फॉर्म में होगी ना, सस्पेंशन है मट्टी और पानी का मिक्सचर, ठीक है, सस्पेंशन है, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स करना है, तो आप इस ग्लास को हल्का हल्का नीचे से ऐसे घुमाएं, हाथों पे शेक करें, ठीक है। जब शेक करेंगे तो स्लोली स्लोली 10-15 बार शेक करने से ऐसा होगा कि जो मट्टी होगी सही तरीके से दोबारा पानी में मिल जाएगी, यानी कि आपको दोबारा एक क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है कि आप हल्का हल्का शेक करेंगे 10-15 बार, तो ये जो अपीयरेंस है क्लाउडी हो जाएगी, यानी कि सही तरीके से ये जो क्रिस्टल्स है वो पूरे पानी में घुल जाएंगे, घुल नहीं जाएंगे, बेसिकली फैल जाएंगे, फैलना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हमने जो ये बोतल है, ठीक है, इस पर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ते हैं हवा के लिए, ठीक है। अभी हवा के लिए खाली जगह क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर से, ठीक है। अगर आप खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, यानी कि वैक्यूम से आपने क्या कर दिया, सारी जो हवा है सक कर ली, ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि ये इंसुलिन बार बार लगनी है, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास इस पर हल्के हल्के बिल्कुल जो हमारे पास प्लास्टिक का स्टॉपर होता है, हल्के हल्के क्या हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, बिल्कुल स्मॉल सुराख हो जाएंगे, क्योंकि बार बार निडेल जा रही है अंदर, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर जो है बहुत ही कम है, बाहर का प्रेशर क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बाहर बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो हवा के थ्रू क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, यानी कि अंदर चले जाएंगे और बेसिकली जो स्ट्रक्चर इसको ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हमने इंजेक्शन लिया, ठीक है, हमें तकरीबन 2 यूनिट 3 जितनी भी यूनिट हमने इंसुलिन इंजेक्ट करनी है बॉडी में, ठीक है, तो तकरीबन उतनी यूनिट क्या भरेंगे, हवा भरेंगे पहले, हवा इसमें सिरिंज में भरेंगे, फिर क्या करेंगे, उस सिरिंज को हम इस इंसुलिन में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, उतनी ही हवा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारे पास, ठीक है, आसानी से जो इंसुलिन होगी वो इस इंजेक्शन के थ्रू अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉशडॉन, बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था, ये रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि मछली हमारे पास जो फिश का स्पर्म है, ठीक है, उसमें क्या है, प्रोटीन है, प्रोटामीन, ठीक है। प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए को टाइटली पकड़ के रख रहा है, जो स्पर्म में प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटामीन किस्म प्रोटामीन नाम का प्रोटीन, ये क्या कर रहा है, जो मछली का स्पर्म है, ठीक है, उसके डीएनए को टाइटली पकड़ के रख रहा है, ठीक है। तो फिर क्या किया, इस प्रोटामीन को निकाला, इस प्रोटामीन को क्या कर दिया, क्योंकि प्रोटामीन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, दोनों बेसिकली आपस में बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से चिपके हुए थे, स्ट्रांगली चिपके हुए थे, ठीक है। तो इस प्रोटामीन को अलग किया और प्रोटामीन को निकाल कर क्या कर दिया, इंसुलिन का चिपकाया, ठीक है। इंसुलिन नेगेटिव है तो प्रोटामीन पॉजिटिव है, नेगेटिव प्रोटीन दोबारा क्या हो गया, अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो हमारे पास जब इन दोनों को मिलाया गया, चिपकाया गया, तो ये जो बॉडी में इंजेक्ट की गई तो इनका असर बहुत धीरे धीरे देखा गया, यानी कि तकरीबन 12 से 18 घंटे इनका असर चल रहा था। तो ये फ़ायदा हो गया ना हमारे पास, हमने इस तरीके से क्या कर लिया, बेसल इंसुलिन जो होती है हमारी, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी ड्रग बन गई, ठीक है। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या था, हमारे पास जो पुरानी दवाइयाँ थी, ठीक है, उनका जो पीएच था वो एसिडिक था,
ठीक है, इसलिए उनको लगाते हुए हल्की सी आपको चुभन वगैरह होती थी। लेकिन इस इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का फ़ायदा ये हुआ कि इसकी जो पीएच थी, इसकी पीएच को रखा गया न्यूट्रल, यानी कि जो इंसान की खून की पीएच, जो इंसान की नेचुरल पीएच थी, उसके मुताबिक रखा गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपकी आप जब लगाएंगे इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो आपको कोई दर्द वगैरह का, कोई चुभन का एहसास नहीं होगा। अब इसी हम बात को आगे लेके चलते हैं, हमारी बॉडी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में क्या होती है, नर्व्स होती हैं। ठीक है, और इन नर्व्स का आखिरी एंड, ठीक है, जो कि सेल्स और टिश्यू में जा रहा होता है। ठीक है, सेल्स बेसिकली एक और कलेक्शन ऑफ सेल्स का टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास सेल से टिश्यू में जा रहा है, यानी कि नर्व का ख़त्म होना, यानी कि नर्व ख़त्म हो रही है, तो बेसिकली इसका बिल्कुल एंड, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये नर्व एंडिंग जो होती है हमारे पास कई किस्म की होती हैं। कुछ हमारे पास नर्व एंडिंग जो होती हैं उन पे क्या होते हैं, बेसिकली वो कहलाती हैं हमारे पास नोसिसेप्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कहलाती हैं, नोसिसेप्टर। ठीक है, अब नोसिसेप्टर क्यों कहलाती है, देखिए बेसिकली हमारे पास ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, अब हमारे पास इस पे क्या होता है, यानी कि जो ये कहला रही नोसिसेप्टर, क्या कहला रही, नोसिसेप्टर। ठीक है, इसकी एंडिंग पे क्या है, हमारे पास एक चैनल है, एक गेट है, जिसको हम कहते हैं ASIC। ठीक है, एसिड सेंसिंग आयन चैनल। ठीक है, जैसे ही कोई एसिडिक दवाई आएगी, ठीक है, और हमारे पास जब यहाँ पर आई तो बेसिकली ये जो गेट था इसने सेंस कर लिया एसिडिक दवाई थी, और ये गेट क्या हो गया, खुल गया, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक बिजली का हल्का सा झटका पैदा हुआ और जाया गया ब्रेन तक, और ब्रेन ने इसको क्या इंटरप्रेट किया, ब्रेन ने इसको क्या समझा, हल्की सी चुभन और हल्का सा जलन का आपको एहसास हुआ, इसलिए होता है। इसके बाद आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ द डिलेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इट्स कॉन्जुगेशन प्रोटामीन फॉर्मिंग अ लेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। देखें वही बात लिखी है हमारे पास कि ये रैपिड एक्टिंग की तरह नहीं है कि फ़ौरन से काम करना शुरू कर देगी, ना ही लॉन्ग एक्टिंग की तरह कि बॉडी में काफ़ी देर तक रहेगी, ऐसा नहीं है। इन दोनों के दरमियान में आते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि ना ही बहुत जल्दी काम करेगी ना ही बहुत स्लो, यानी कि तकरीबन 1 से 2 घंटे में काम करना शुरू करेगी और 12 से 18 घंटे रहेगी, जबकि 24 घंटे बॉडी में रह रही थी। ठीक है, तो इतनी फास्ट भी नहीं है ना ही इतनी स्लो है, बल्कि इंटरमीडिएट किस्म में आती है। ठीक है, अच्छा, दरमियानी उसमें लेवल पे आती है, और ये हमारे पास क्या होती है, बॉडी में स्लो स्लो रिलीज होती है बिकॉज ऑफ दिस कि हमने क्या किया है, प्रोटामीन और जिंक को मिला दिया इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्लो स्लो बॉडी में घुलेगी और खून में शामिल होगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। NPH insulin should only be given subcutaneously, never IV, and it is useful in treating all forms of diabetes except diabetic ketoacidosis। ठीक है, अच्छा देखें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कौन सी कंडीशन है, एमरजेंसी कंडीशन है। तो हम जानते हैं एमरजेंसी कंडीशन में हमें जो इंसुलिन चाहिए होगी वो ऐसी चाहिए होगी जो कि फ़ौरन जाके खून में काम करना शुरू कर दे। ये कौन सी, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है, पहली बात तो डायबिटिक एसिडोसिस एक कंडीशन में आपको लगानी होगी इंसुलिन IV के जरिए। ठीक है, ताकि फ़ौरन फ़ौरन असर हो, क्योंकि खून तेजाबी कंडीशन का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को लगाएंगे IV के जरिए तो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, नेवर IV लिखा हुआ है। क्यों खतरा है, देखें, एक तो ये खतरा है कि हमारे पास सस्पेंशन फॉर्म में, यानी कि इसके क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो बारीक बारीक खून की नालियों में फंस सकते हैं, यानी कि एम्बोलिज्म का शिकार हो सकते हैं आप। ठीक है, तो ये खतरा है कि इसको हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, हमेशा आप यूज़ करेंगे रैपिड एक्टिंग या फिर रेगुलर इंसुलिन को IV के जरिए। ठीक है, इसको डायबिटिक कीटोसिस में क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन इमरजेंसी है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन को बाय IV के जरिए देना होता है और IV के जरिए हम इसको नहीं दे सकते। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड एमरजेंसी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि अब खून में कंडीशन जो है ऐसी है कि खून में शुगर बहुत हाई हो चुकी है। ठीक है, तो वही बात कि खून में शुगर बहुत हाई, इसको फ़ौरन से कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो इसको फ़ौरन से कंट्रोल करने के लिए अगर आप ये देंगे तो इसको काम करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, कोई और इंसुलिन जैसे कि हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये वैसी भी इंसुलिन जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ये बेसिकली आपकी बेसल इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, ना कि आपकी जो मील टाइम इंसुलिन, ठीक है, या फिर आप प्रोस्प्रांडियल जो इंसुलिन है उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो कोई और इंसुलिन यानी कि रैपिड या फिर रेगुलर इंसुलिन को यूज़ करेंगे। आगे लिखा हुआ इट इज़ यूज फॉर बेसल कंट्रोल एंड इज यूजुअली गिवन अलॉन्ग विद रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन फॉर द मील टाइम कंट्रोल। वही बात हम पढ़ चुके हैं काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि ये बेसल को कंट्रोल करेगी। ठीक है, और इसके साथ आपको एक और इंसुलिन भी लेनी पड़ेगी जो कि होगी रैपिड या फिर शॉर्ट एक्टिंग। ये दोनों इंसुलिन कौन सी होती हैं, जो कि फ़ौरन काम करना शुरू करती हैं। ठीक है, ये 15 मिनट में काम करना शुरू करेगी, तकरीबन 30-40 मिनट में काम करना शुरू करेगी। दोनों ही क्या करती हैं, आपकी खाना खाने के बाद की शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ठीक है, और ये पूरे दिन की हल्की फुल्की शुगर जो इंसुलिन है उसको इंसुलिन निकालेगा। ठीक है, और ये खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास कि नोट अ सिमिलर कंपाउंड कॉल्ड न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो इंसुलिन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड दैट इज यूज्ड ओनली इन कॉम्बिनेशन विद इंसुलिन लिस्प्रो। अब यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारे पास हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को किस तरीके से बनाया गया कि हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को ही लिया। ठीक है, उसको क्या कंबाइन कर दिया, हमने कंबाइन कर दिया प्रोटामीन। ठीक है, जिंक तो ऑलरेडी हर इंसुलिन में होता है। ठीक है, तो हमने प्रोटामीन कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं बेसिकली NPH,
ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामीन हॉस्टोन, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि NPL क्या चीज़ है, देखिए न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो, ठीक है। न्यूट्रल पीएच थी, प्रोटामीन था और लिस्प्रो था, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक और चीज़ बनाई न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो, कि हमारे पास ये लिस्प्रो है, ठीक है, जो कि फास्ट एक्टिंग था, रैपिड एक्टिंग था, ठीक है। और इसके आसपास क्या लपेट दिया, प्रोटामीन लपेट दिया, ठीक है। अब प्रोटामीन लपेटने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये क्या होगी, बॉडी में स्लो स्लो जाके काम करना शुरू करेगी। हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हमें बनाना था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब हमें चाहिए थी एक ही शीशी और उसमें दोनों किस्म की इंसुलिन है, जो कि रैपिड एक्टिंग भी हो और हमारे पास जो हमारी दिन भर की इंसुलिन उसको भी कंट्रोल करें, इनके बेसल इंसुलिन भी हो, ठीक है। तो दोनों को बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमें लिस्प्रो तो बहुत फास्ट एक्टिंग है, जो कि खाने के बाद की फ़ौरन शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। 15 मिनट बाद काम करना शुरू करती है। हमने लिस्प्रो को लिया 25%, ठीक है, 25%। और हमने क्या किया, हमने इसको यानी कि ऐसे मिक्सचर को जिसमें बेसिकली लिस्प्रो है और उसके आसपास प्रोटामीन लिप्टिव है, ठीक है, और ऐसे मिक्सचर को हमने लिया 75%, ठीक है। दोनों को प्रॉपर तरीके से हमने लैब में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं NPL, न्यूट्रल प्रोटा, क्योंकि न्यूट्रल पीएच है, प्रोटामीन है दोनों में, प्रोटामीन है इसमें, ठीक है, और लिस्प्रो, दोनों में लिस्प्रो, यानी कि दोनों का बेस लिस्प्रो, ये भी लिस्प्रो है खाली, और ये इसमें तो लिस्प्रो के आसपास कौन लिप्टिव है, प्रोटामीन लिप्टिव है। तो क्या होता है, ख़राब नहीं करेंगे दूसरे को, यानी कि इस तरीके से कंपैटिबिलिटी को सही किया गया, ठीक है। और फिर क्या किया, बॉडी में इंजेक्ट किया गया। तो इससे क्या होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने नाश्ते के पहले लिया, ठीक है, इस मिक्सचर को, ठीक है। तो क्या होगा, ये 15 मिनट बाद जो लिस्प्रो थी ये तो अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। और आपकी खाने के बाद की जो फॉरन शुगर थी वो कंट्रोल हो जाएगी। और ये जो होगी 75% जो हिस्सा है बेसिकली, ये दिन भर की जो स्लो स्लो शुगर होती है, यानी कि स्लो हमारे पास जो बेसल इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या करेगा, उसकी तरह काम करेगा, ठीक है। तो एक ही आपकी इंजेक्शन में आपने दो ही चीज़ें कवर कर ली, ठीक है, बेसल भी और अपनी मील टाइम भी, इंसुलिन दोनों तरह की इंसुलिन को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। एक और पॉइंट हमारे पास कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है इसको मिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की शीशी है, और ये हमारे पास है रैपिड एक्टिंग की, और ये है रेगुलर इंसुलिन की, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को पहले आपने इंजेक्शन लिया, उसमें आप भरेंगे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। और फिर आप में उसमें ये भर सकते हैं, कौन सी, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। ये आपकी मील टाइम को कंट्रोल करेगी और ये आपकी कंट्रोल करेगी बेसल लेवल को, ठीक है। अच्छा, तो एक ही इंजेक्शन भर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, पहले आप रैपिड को भरेंगे, फिर आपने इसमें इंटरमीडिएट में भरना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये थोड़े से क्रिस्टल है इसमें, तो ऐसा ना हो कि आप पहले इसको भर लें फिर इसको भरें, तो इससे क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल वगैरह है इसके प्रोटामीन वगैरह इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं, पहले इसमें भरें फिर इसमें भरें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। इसको भी आप सेम ऐसी कि आपने पहले रेगुलर इंसुलिन भरा इंजेक्शन में, फिर आपने उस इंजेक्शन को इसमें पुट किया और आपने इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को भर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास रैपिड एक्टिंग और रेगुलर इंसुलिन दोनों का जो पीएच है वो भी न्यूट्रल के करीब करीब है, क्योंकि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का पीएच क्या है, 7.4, जो कि नेचुरल पीएच है, न्यूट्रल पीएच है सॉरी। तो इन दोनों का भी पीएच जो है वो भी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन आप इस इंसुलिन को कंबाइन नहीं कर सकते, हमारे पास कौन सी इंसुलिन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का पीएच का फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। हमारे हम नेक्स्ट हेडिंग की जाने जो कि है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन, ठीक है। पहले हमारे पास है इंसुलिन ग्लार्गिन, और सेकंड हमारे पास है इंसुलिन रेटामेट, ठीक है। दो ही किस्म की इंसुलिन है जो कि किसके अंडर आती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंडर आती हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं इंसुलिन ग्लार्गिन। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ इंसुलिन ग्लार्गिन GLAR green is lower than that of human insulin, leading to precipitation at the injection site and extending its action। पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। देखें, हमारे पास ये वो पॉइंट है, वो स्पेसिफिक पीएच होती है, वो स्पेसिफिक पीएच जहाँ पर कोई भी प्रोटीन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ह्यूमन इंसुलिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो तकरीबन 5.4 है, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें कुछ चेंजिंग की ताकि ये क्या बन जाए, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बन जाए, ठीक है। हमने चेन ए में हमने एस्पारागिन की जगह, जो कि हमारे पास देखिए अमाइनो एसिड से मिलती बनी हुई है ना इंसुलिन, ठीक है। तो हमने जो अमाइनो एसिड एस्पारागिन था उसकी जगह क्या लगा दिया, ग्लाइसिन लगा दिया, ठीक है, चेन ए में। जबकि चेन बी में हमने क्या किया, चेन बी के आखिरी हिस्से में हमने क्या किया, हमने दो अर्जिनिन के मॉलिक्यूल जोड़ दिए, यानी कि दो अर्जिनिन अमाइनो एसिड जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हो गया, हमारे पास इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था वो 5.4 से हटकर क्या हो गया, 6.7 से तकरीबन 7.0 तक चला गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इस बेसिकली इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर को उठाया और हमने जो शीशी होती है इंसुलिन की उसमें डाल दिया व्याल में, लेकिन हमने जो लिक्विड था, इसका व्याल का लिक्विड था बेसिकली, उसको रखा तकरीबन 4.0 तक, एसिडिक तक, ठीक है। और इसका जो है 7.0 तक है हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसीलिए क्या होता है, हमें ये जो बेसिकली इंसुलिन आपको दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, दैट्स वाई।
कोई भी प्रोटीन, हम यहाँ कौन से प्रोटीन की बात करें, इंसुलिन की प्रोटीन की बात करें, ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन है बेसिकली। तो कोई भी प्रोटीन अगर वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर होगी तो वो बहुत ही कम घुलेगी, यानी कि लीस्ट सॉल्युबल होगी, ठीक है। हमने क्या किया, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 7.0 रख दिया, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी प्रोटीन हमारे पास, हम बात करें इंसुलिन की, ठीक है, तो बॉडी में गई, बॉडी में कौन सा पीएच है, बेसिकली 7.4 नेचुरल के न्यूट्रल के करीब करीब है, ठीक है। तो हमारे पास इसका पीएच क्या है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है 7.0, ठीक है, इतना है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर एक प्रोटीन है, इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन की बात करें, ठीक है, इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट किया गया, उसके आसपास का माहौल जो है वो उसकी आईईपी यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से थोड़ा दूर है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो घुलना शुरू हो जाएगी। अगर उसका जो आसपास का माहौल है वो उसकी आईईपी के मुताबिक यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के मुताबिक है, तो वो घुलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा फर्क रखा गया, ठीक है, न्यूट्रल के करीब होने से बिल्कुल हल्का सा फर्क रखा गया ताकि खून में स्लो स्लो घुलती रहे, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। इसी पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हमारे पास ये बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने क्या किया, इस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यानी कि इंसुलिन ग्लार्गिन को क्या किया, बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है। अब जब बॉडी में इंजेक्ट किया तो इसका आईईपी कितना है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हमारे पास है 7.00, ठीक है, क्योंकि बॉडी का जो न्यूट्रल पीएच है वो है 7.4, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास कितना फ़र्क आ रहा है, ये हमारे पास है 7.4, यानी कि 0.4 का फ़र्क आ रहा है, यानी कि इसका जो ह्यूमन बॉडी में जो पीएच है 7.4 है, यानी कि 0.4 का फ़र्क है इससे कंपेयर करें ग्लार्गिन से, बहुत हल्का सा फ़र्क है, ठीक है। तो हमारे पास जब बिल्कुल हल्का सा फ़र्क होगा, ठीक है, तो बेसिकली हमने बात की ये जम जाएगी, क्रिस्टल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसकी सॉल्बिलिटी रुक जाएगी, ये सॉल्युबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर इसका आईईपी से इसका आसपास का माहौल बहुत दूर होता है, यानी कि पीएच इसका फॉर एग्जाम्पल 4 होता, तो ये बहुत ही डिफरेंस है ना, पीएच 4, ठीक है, यहाँ पर 7.4 है, बस 0.4 का डिफरेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल सिंपल 4 होता, सिंपल 5 होता, तो बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी फ़ौरन से यानी कि घुल जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास 0.4 है, यानी कि इसकी जो क्रिस्टल बन चुके हैं, अब इसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल जो होंगे इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर बहुत स्ट्रांग होते यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 7.4 है मेरा, इसका रखते हैं, ठीक है, तो ये घुलती नहीं कभी, हमने बॉडी में चेक किया, ये घुलती ही नहीं, बॉडी में वैसी रहती है। हमने इसको घुलाना है लेकिन इसकी स्पीड स्लो करनी है, ठीक है, तो हमने बिल्कुल 0.4 का डिफरेंस रखा, इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लो एंड स्पीडी रिलीज होगा, यानी कि बहुत ही हल्का हल्का जो हमारे पास आसपास का फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये क्या करेगा, टकराता रहेगा इसके सरफेस से, और बहुत ही स्लो 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 अमाउंट में खून में घुलती रहेगी, ठीक है। तो पूरे दिन के लिए आपको काफ़ी होगी ये, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरी बात क्लियर हो रही होगी। इसीलिए आगे लिखा हुआ है, इट इज स्लोअर इन ऑनसेट देन एनपीएच एंड एज अ फ्लैट प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट विथ नो पीक। देखिए वही बात लिखी है हमारे पास, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात करें तो बेसिकली इसका ऑनसेट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, एज कम्पेयर टू एनपीएच जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन थी, उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तकरीबन थोड़ी देर बाद यानी कि एज कम्पेयर टू एनपीएच काफ़ी देर बाद काम करना स्टार्ट करेगी और बहुत देर बॉडी में रहेगी, और ये फ्लैट होगी, यानी कि इसका कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि ये जो आपने इंटरमीडिएट सॉरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लिए बॉडी में, इसका जो पीक लेवल है, यानी कि पीक लेवल क्या होता है, वो वक्त जब खून में बहुत इसकी अमाउंट हाई हो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कतरा कतरा बहुत ही स्लो स्लो रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो पीक लेवल इसका नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आया कि पीक लेवल कौन से इंसुलिन का नहीं होता, तो आपने ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, यानी कि खून में शुगर एकदम से बहुत लो हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कतरा कतरा ही निकल रही होती है आपकी बेसल इंसुलिन को, बेसिकली ये उसकी मिमिक्री होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, लाइक द अदर इंसुलिन इट मस्ट बी गिवन सबकुटेनियसली। दूसरे इंसुलिन की तरह इसको भी क्या करेंगे, सबकुटेनियस यानी कि इंजेक्शन के थ्रू ही देंगे, इसको आईवी के जरिए नहीं देंगे, ठीक है। वही बात, क्योंकि क्रिस्टल्स वगैरह हैं इसके, ठीक है, तो इसको आईवी के जरिए नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टार्टिंग है इंसुलिन डेटामेर। इंसुलिन डेटामेर हैज़ अ फैटी एसिड साइड चेन and this addition enhance association to albumin. Slow dissociation from albumin results in long acting properties similar to those of insulin glargine. अच्छा, अब ये जो इंसुलिन हमारे पास, ये भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लेकिन फ़र्क दोनों में है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जाके बेसिकली प्रेसिपिटेट हो रही है, जम रही है, वहाँ से स्लो स्लो रिलीज़ हो रही है, जबकि ये हमारे पास जो है इसका एक अलग तरीका कार है, ठीक है। होगा क्या, हमारे पास जो इंसुलिन डेटामेर है, ठीक है, आप इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने क्या किया, हमने इंसुलिन के स्ट्रक्चर था, इसमें हमने क्या किया, एक फैट की चर्बी की बनी हुई क्या कर दी, एक लॉन्ग चेन अटैच कर दी, ठीक है। वो चेन तकरीबन कितने फैटी एसिड की थी, तकरीबन हमने बेसिकली 14 की क्या कर दी, हमने इसको चेन अटैच कर दी, ठीक है, जिसको हमने कहा माइलिस्टिक एसिड, जो कि एक फैटी एसिड है, हमने उसको क्या कर दिया, उसकी चेन 14 कार्बन चेन माइलिस्टिक एसिड की इसके इंसुलिन के स्ट्रक्चर का जोड़ दी, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, डेटामेर बन गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि हमने बहुत सारी यानी कि बहुत लंबी चेन जोड़ दी, इससे क्या हो जाए, स्लो रिलीज़ हो, नहीं, हमने फॉर एग्जाम्पल 20-30 कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने बहुत लंबी चेन अटैच कर दी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बहुत ऑयली हो जाएगा, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या होगी, हमारे पास ये घुल नहीं पाएगा सही तरीके से, बहुत लंबी चेन जाएगी ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आइडियल चेन जो होती है वो 14 से 16 होती है, 14 या फिर 16, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है। तो हमारे पास ये आइडियल चेन है, ठीक है। इससे क्या होता है, स्लो स्लो एसिड रिलीज होगा। क्या हमारे पास ये फैटी एसिड की चेन है,
है, ठीक है। जब ये बॉडी में जाएगी, बॉडी में गई हमारे पास, ठीक है। अब बॉडी में जब जाएगी हमारे पास, इंजेक्ट की इसको बॉडी में, तो हमारे पास ये जो फैटी एसिड चेन है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, ये अट्रैक्ट यानी कि भागेगी इसकी किसकी तरफ, प्रोटीन की तरफ, और भागेगी फैट की तरफ। यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना है पर जो स्ट्रक्चर फैट से बना है, चर्बी से, उसको ये पसंद करेगी, उसकी तरफ भागना पसंद करेगी, ठीक है। तो हमारे पास इंसुलिन किससे बनी है, प्रोटीन से बनी हुई है ना। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास बहुत सारे इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड चेन है, ठीक है। तो 3 इंसुलिन के मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड चेन यहाँ आपस में चिपक जाएंगे। यानी कि हमारे पास हेक्सामर तो होते ही होते हैं, ठीक है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सामर, बीच में 2 जिंक के आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हेक्सामर मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, मल्टीमर। क्या बन जाएंगे, मल्टीमर। अब ये मल्टीमर और फैटी एसिड की चेन बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास हमने देना इसको सबक्यूटेनियसली देना है, सबक्यूटेनियसली दिया, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस दिया, इसको बाद क्या होगा, हमारे पास ये मल्टीमर ऐसे से क्या होंगे, हमारे पास एक एक सिंगल उसमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि हमारे पास स्लो स्लो क्या होंगे, सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे, हमारे पास खून है, प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना। और ये भागेंगे, पसंद करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, तो भागेंगे फौरन से क्या कर लेगा, ये फैटी से जो चेन थी, जो दुम थी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी इस प्रोटीन के साथ, ठीक है। और फिर इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास स्लो स्लो ये खून में रिलीज हो रही है, ठीक है, पूरा दिन रिलीज होती रहेगी, ठीक है। आगे लिखा हमारे पास कि नीदर इंसुलिन डिटरमिन नॉर इंसुलिन ग्लार्गिन शुड बी मिक्स इन द सेम syringe with the insulin because doing so may alter the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties। अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास कि इंसुलिन डिटामिर को मिक्स नहीं करेंगे इंसुलिन ग्लार्गिन के साथ। क्यों, देखिए रीज़न ये है, हमारे पास कि दोनों ही लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, पहली बात, ठीक है। दोनों एक ही काम करें कि बेसल इंसुलिन को कवर करिए, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मिक्स कर भी दिया तो होगा क्या, हमारे पास देखें, हमारे पास हमने बात की कि इंसुलिन डिटामिर जो है, इसके बेसिकली क्या है, एक फैटी एसिड की चेन है, ठीक है, जो कि पसंद करती है प्रोटीन और फैट को, अट्रैक्ट करती है, उससे चिपक जाती है, ठीक है। तो अगर आपने इंसुलिन ग्लार्गिन को मिक्स कर दिया इससे, ठीक है, मिक्स कर दिया बोतल में, हमारे पास इसकी जो फैटी एसिड की चेन होगी वो चिपक जाएगी ग्लार्गिन के साथ, ठीक है। हमारे पास ये चेन खाली नहीं है। अब जब आपने बॉडी में फॉर एग्जाम्पल इसको इंजेक्ट कर भी दिया, ठीक है, ऐसा करना नहीं है, अगर कर भी दिया होगा क्या, हमारे पास जो खून में एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, उसका जो चिपकने की सलाहियत थी वो खत्म हो जाएगी अब तो, क्योंकि वो जगह, वो जो चेन है उसके ऊपर ऑलरेडी कौन चिपका हुआ है, ग्लार्गिन चिपकी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो हमारे पास नॉर्मली डिटामिर होती है हमारे पास, ठीक है, इसमें चिपकने की सलाहियत होती है एलिमेंट प्रोटीन के साथ चिपकने की सलाहियत तकरीबन 98%, यानी कि 98% चिपकती है। बस 2% हिस्सा, यानी कि बहुत ही कम हिस्सा जो होता है वो फ्री खून में घूम रहा है, और जो हिस्सा फ्री खून में घूम रहा है वही काम करता है, हम जानते हैं बात। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इंसुलिन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, हमने 2 तरह के इंसुलिन को मिलाया हुआ होता है, हमारे पास जो मील टाइम इंसुलिन है और हमारे पास जो बेसल इंसुलिन, दोनों तरह के इंसुलिन को मिलाया हुआ होता है, ताकि जो पेशेंट इसको बार बार इंजेक्शन ना लगाने पड़े, ठीक है। तो हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता कि दिन में बार बार इंजेक्शन लगाए, ठीक है। तो पहले से ही दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्री मिक्स इंसुलिन, और इसका बड़ा फायदा क्या है कि पेशेंट के लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ तरह के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन बताया गया है 70% NPH इंसुलिन प्लस 30% रेगुलर इंसुलिन। NPH इंसुलिन कौन सी, हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, यानी कि क्या करेगी, दिन भर की जो बेसल इंसुलिन होती है उसको कवर करेगी, ठीक है। हमने इसको किसका कंबाइन किया, हमने इसको मिलाया 30% रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन कौन सी होती है, जो कि मील टाइम इंसुलिन, यानी कि आपकी जो खाने की शुगर होती है बाद में उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक ही शीशे में मिला दिया। अब इससे होगा क्या कि पर्सन जो सुबह खाना खाने से पहले इस शीशी को, यानी कि इसमें से जब इंसुलिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा, तो 30% रेगुलर इंसुलिन ले रहा होगा और 70% क्या ले रहा होगा, एनपीएच इंसुलिन। 30% इंसुलिन जो होगी हमारे पास उसकी खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करेगी, और 70% एनपीएच इंसुलिन है उसकी दिन भर की जो शुगर होगी इसको कंट्रोल करेगी, यानी कि दिन भर की जो बेसल इंसुलिन होती है उसको उसका काम करेगी, ठीक है। तो रात के भी खाने से पहले इस तरीके से डोज लेगा, ठीक है। तो इसको दिन में जो इंजेक्शन का दौरान है वो कम हो गया, ठीक है। आगे एक और कॉम्बिनेशन लिखा है 50% ऑफ ईच ऑफ दिस, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास है जिसमें क्या किया गया, अब 70% नहीं बल्कि क्या किया गया, हमारे पास 50% क्या है, एनपीएच इंसुलिन है, और 50% ही हमारे पास क्या है, 50% है हमारे पास रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। अब ये भी कॉम्बिनेशन कैसे, ये भी कॉम्बिनेशन देखिए, हमारे पास इसमें एनपीएच इंसुलिन 50% है, ठीक है। वही बात कि एनपीएच क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, यानी कि दिन भर की बेसल इंसुलिन को कवर करने के लिए, ठीक है। 50% हमारे पास क्या है, रेगुलर इंसुलिन, जो कि क्या है हमारे पास मील टाइम इंसुलिन को कवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये 50% का रेशो क्यों किया गया, ये उन पेशेंट के लिए जिनका जो खाने के बाद शुगर होती है उनकी एकदम से बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। यानी कि जिनका मील टाइम जो ग्लूकोज लेवल है हाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सी वजह हो सकती है इसकी। एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका जो खाना खाने का बोल सकते हैं डाइट का वो है, वो डाइट लेते हैं जो कि क्या है, जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल वो लेते हैं सफ़ेद चावल वगैरह, ठीक है,
या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि खून में फ़ौरन जाके घुल जाए, जैसे कि आधा कार्बोहाइड्रेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, उनकी एकदम से खून में शुगर क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो उन पेशेंट के लिए क्या है हमारे पास, इसमें क्या किया गया कि रेगुलर इंसुलिन का जो परसेंटेज था बढ़ा दिया गया, ताकि जो हमारे पास खाने के बाद की शुगर है उसको जल्दी कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखें, एक वजह ये भी हो सकती है और एक वजह ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल उस पर्सन की जो फॉर एग्जांपल बेसल इंसुलिन सही है, ठीक है, उसकी इंसुलिन ये 50% बिल्कुल सही है, काम चल रहा है इसमें। लेकिन अगर हम इसकी इंसुलिन अगर 30% यानी कि ये वाला इसको कॉम्बिनेशन देंगे तो उससे सही तरीके से उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि उसके उसके जो सेल हैं, बॉडी के सेल्स, वो क्या हो चुके हैं, रजिस्ट हो चुके हैं, लेकिन इतना रजिस्ट नहीं हुए, यानी कि सुस्त हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि वो इंसुलिन को पहचान तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो स्लो क्या करते हैं, अपने अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसको खोलते हैं और देन ग्लूकोज जाती है सेल्स में, ठीक है। यानी कि स्लो हो चुके हैं, रजिस्ट हैं लेकिन इतने रजिस्ट नहीं है, ठीक है। तो उन पेशेंट के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया रेगुलर इंसुलिन का, ठीक है। अब इंसुलिन की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी काम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सेल क्या हो चुके हैं, रजिस्ट हो चुके हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दो कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एनपीएल इंसुलिन का, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर।